हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज सुनीता। यस, हम आज देखने वाले हैं क्लास 9th का टॉपिक। यस, कार्बन एन इम्पॉर्टेंट एलिमेंट। कार्बन एन इम्पॉर्टेंट एलिमेंट सिर्फ नाम में ही इम्पॉर्टेंट है क्या? नहीं। ओके, ये चैप्टर वाकई ही इम्पॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि स्टूडेंट्स, ये चैप्टर में हम जो भी चीज़ें पढ़ेंगे उस चैप्टर का एक्सटेंशन वाला पार्ट है 10th स्टैंडर्ड में। ठीक है, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक चीज़ें जो भी हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में वो सारे के सारे यूज़ होने वाले हमें 10th में। और जैसा कि हम जानते हैं बोर्ड्स 10th में होते हैं। 10th में बोर्ड एग्ज़ाम्स देना है, करियर का टर्निंग पॉइंट है, वगैरह वगैरह स्ट्रेस होता है। तो हम चैप्टर्स के जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं 9th में क्यों ना क्लियर कर ले, है ना? तो चलिए हमारे टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। कार्बन एन इम्पॉर्टेंट एलिमेंट। कार्बन एन इम्पॉर्टेंट एलिमेंट, स्टूडेंट्स नाम में कार्बन है और एलिमेंट है, तो एलिमेंट्स क्या होता है? बेसिक क्वेश्चन है। यस, अगर आपको पता है इट्स वेरी गुड, नहीं पता है तो रिविजन। What is an element? Element are the substances that cannot be separated into further simpler substances. मतलब मेरे पास एक बहुत ही बड़ा, चलिए ज़्यादा बड़ा नहीं, छोटा सा पत्थर का टुकड़ा है। मैंने उसे ग्राइंड करके क्रश किया और ग्राइंड करके एकदम छोटे छोटे पार्टिकल्स में डिवाइड कर दी। अब वो सबसे छोटा पार्टिकल जिसको हम फर्दर टुकड़े नहीं कर सकते, ब्रेक नहीं कर सकते, वो हो जाएगा एलिमेंट। अब एलिमेंट्स की अगर हम पर्टिकुलरली बात करें तो एलिमेंट्स 3 टाइप के होते हैं, मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स। तो मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स के बारे में हम अर्लियर स्टैंडर्ड्स में पढ़ चुके हैं, सो आई वॉन्ट बी गोइंग इनटू मच डिटेल्स नाउ। सो एलिमेंट्स तो हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन आता है कि मैम कंपाउंड्स क्या होता है? बहुत कन्फ्यूजन्स होता है, एलिमेंट्स, कंपाउंड्स, मॉलिक्यूल्स एंड सो ऑन। सो कंपाउंड्स क्या होता है वो भी देख लेते हैं। व्हाट इज अ कंपाउंड? कंपाउंड्स आर द वन विच कंसिस्ट्स ऑफ 2 or more टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स, जैसे हाइड्रोजनिक एलिमेंट, ऑक्सीजनिक एलिमेंट। ठीक है, H2O क्या हो गया? ये एक तरह का कंपाउंड हो गया। यस, सो दे आर हेल्ड टुगेदर, 1 or 2 जो एलिमेंट्स होते हैं, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एलिमेंट्स जो हैं, ये एक साथ आए बिकॉज ऑफ सर्टेन बॉन्ड्स, सो दे आर हेल्ड टुगेदर आइदर बाय कोवैलेंट बॉन्ड और आयोनिक बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड का मतलब होता है बॉन्ड बनना, बट ना लेने देने से, बट बिकॉज ऑफ शेयरिंग। अब क्योंकि यहाँ पे शेयरिंग हो रहा है उसे हम कहेंगे कोवैलेंट बॉन्ड। आयोनिक बॉन्ड्स क्या होता है कि भाई किसी एक ने कुछ इलेक्ट्रॉन्स डोनेट की और किसी एक ने कुछ इलेक्ट्रॉन्स रिसीव की, इसे हम कहते हैं आयोनिक बॉन्ड। कंपाउंड्स जो है फर्दर 2 कैटेगरीज में डिवाइडेड है, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक यानी प्लांट एंड एनिमल ओरिजिन, और इनऑर्गेनिक यानी जो मेटल्स होते हैं ना वो सारे इनऑर्गेनिक में आ जाते हैं। सो कंपाउंड्स के 2 कैटेगरी समझ में आ गए, प्लांट एंड एनिमल ओरिजिन ऑर्गेनिक, एंड एक्सेप्ट दैट बाकी सारे आ गए इनऑर्गेनिक में। तो अब बात करते हैं हमारे टॉपिक दैट इज कार्बन एन इम्पॉर्टेंट एलिमेंट में। अब कार्बन एन इम्पॉर्टेंट एलिमेंट में मेन हीरो है हमारा कार्बन। सो हम कहेंगे द एलिमेंट कार्बन इज abundantly available in nature and occurs in free as well as in the combined state। अब इसका मतलब क्या है? जो एलिमेंट कार्बन के बारे में हम बात कर रहे हैं वो नेचर में बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है। हो सकता है फ्री स्टेट में हो सकता है कंबाइंड स्टेट में हो। ठीक है, कंबाइंड यानी नाम से समझ सकते हैं, किसी के साथ कंबाइंड होना। फ्री स्टेट यानी कार्बन अकेला होना। यस, अब कार्बन किस तरह का एलिमेंट है? व्हाट टाइप ऑफ एलिमेंट इज कार्बन? कार्बन इज अ नॉन मेटालिक एलिमेंट, ओके, विच इज प्रेजेंट इन ग्रुप 14 ऑफ द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। अब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में अगर आपने मेरी वीडियोस नहीं देखे हैं तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की वीडियोस देखिएगा, उससे आपको मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में डिटेल्स मिल जाएंगी और क्लियर हो जाएगा। सो क्विक पॉइंट्स पे फोकस करते हैं। जैसे कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में 18 ग्रुप्स और 7 पीरियड्स हैं, तो 1 to 18 ग्रुप्स एंड 1 to 7 पीरियड्स हैं। लास्ट की तरफ देखिए, 14th ग्रुप और 2nd पीरियड में 6th पोजीशन पे है कार्बन। गॉट इट? सो कार्बन के बारे में कुछ और जानकारी। यस, क्या है? सिंबल ऑफ कार्बन क्या होता है? सी। एटॉमिक नंबर उसका 6 है। यस, मैंने बताया आपको कि 6th पोजीशन पे है, यानी 14th ग्रुप
पीरियड सेकेंड लेकिन पोजीशन 6th है, यानी उसकी एटॉमिक नंबर जो है वो 6, Z, एटॉमिक मास नंबर हो गया 12, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गई 2,4। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे पता चलता है स्टूडेंट्स? बेस्ड ऑन एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर के बेसिस पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखेंगे? 6 अगर एटॉमिक नंबर है, 2 फर्स्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स चले गए तो बचा 4 और आ गया सेकेंड ऑर्बिट में। गॉट इट? सो 2,4 हो गया इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। वैलेंसी, अब वैलेंसी कैसे पता चलेगी? वैलेंसी किसी भी एलिमेंट की पता करनी हो तो हमें फाइंड आउट करना होता है कि उसकी एटॉमिक नंबर क्या है, उस बेसिस पे हम इलेक्ट्रॉन्स अरेंज करते हैं। जैसे अगर हम बात करें यहाँ पे कार्बन की अगर एटॉमिक नंबर 6 थी तो मैंने फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन्स डाल दिए, 6 में से 2 चले गए, बचे 4। अब 4 हमने सेकेंड ऑर्बिट में डाल दी। सेकेंड ऑर्बिट में जो कैपेसिटी है इलेक्ट्रॉन होल्ड करने की वो है 8। अब है कार्बन के पास सिर्फ और सिर्फ 4, तो कितनी वैलेंसी हो गई? 4। या तो भाई 4 ले लो या तो 4 दे दो। तो अब ये जो लेन देन है ये कार्बन पे छोड़ते हैं, हम फिलहाल फोकस करते हैं दूसरे पॉइंट पे, दैट इज नॉन मेटालिक एलिमेंट। यस, कार्बन इज नॉन मेटालिक एलिमेंट। ना ही इसमें ये मिलिएबल है, ना ही डक्टाइल है, ना ही सोनोरस है, ना ही लस्टर है, कुछ भी नहीं है ये सारी प्रॉपर्टीज जो मेटल की होती है। तो इसलिए हम इसे कहते हैं नॉन मेटालिक एलिमेंट। ऑकरेंसेस ऑफ कार्बन की अगर हम बात करें तो कार्बन जो है स्टूडेंट्स वो नेचर में फ्रीली अवेलेबल है। ओके, फ्रीली अवेलेबल है। तो फ्री स्टेट में किस फॉर्म में अवेलेबल है? डायमंड एंड ग्रेफाइट। तो बेस्ट एग्जांपल्स हैं याद रखने के लिए। अगर कंबाइंड स्टेट की हम बात करें तो कंबाइंड स्टेट में ऐसे बहुत सारे मेंबर्स हैं जिसमें वो एग्जिस्ट करता है। सबसे पहले तो कार्बोनेट्स, यस, कैल्शियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, तो ये सारे कार्बोनेट फॉर्म में कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन एग्जिस्ट करता है। कैलामाइन दिया यहाँ पे ZnCO3, यहाँ पे भी कंबाइंड स्टेट में है। सेकेंड पॉइंट, अगर फॉसिल फ्यूल्स की बात करें तो कोल, पेट्रोल, डीजल, ये सब क्या है? अगेन कंबाइंड फॉर्म ऑफ कार्बन। कार्बोनेशियस न्यूट्रिएंट्स, द थर्ड वन, कार्बोनेशियस न्यूट्रिएंट्स यानी हम खाना जो खाते हैं, एक बैलेंस डाइट की बात करें अगर, हम उस बैलेंस डाइट में क्या क्या लेते हैं? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन एंड सो ऑन। तो इन सब चीज़ों में कहीं ना कहीं कार्बन होता ही है। जैसे कार्बोहाइड्रेट्स की बात करें तो उसमें होता है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। प्रोटीन्स की बात करें तो कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। एंड फैट्स की बात करें तो उसमें भी कार्बन होता है। फैट्स सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, जो भी ले लीजिए, कार्बन होता ही है। लास्ट वन अगर हम बात करें नेचुरल फाइबर, दैट इज कॉटन, वुल एंड सिल्क। कपड़े जो पहनते हैं वो भी कॉटन, वुल या सिल्क से बनते हैं। तो स्टूडेंट्स अगर हम कंबाइंड स्टेट ऑफ कार्बन के एग्जाम्पल्स की बात करें याद रखने के लिए तो हम कह सकते हैं रोटी कपड़ा मकान। यस, चलो रोटी कपड़ा मकान नहीं, रोटी कपड़ा गाड़ी कह सकते हैं। जैसे कि खाने में होता है कार्बन, कपड़े में होता है कार्बन, और जो हम गाड़ियाँ चलाते हैं व्रूम व्रूम, उसमें जो पेट्रोल डीजल वगैरह लगता है उन सब में भी कार्बन होता है। ओके, तो ये 3 चीज़ें तो एटलीस्ट याद कर ही सकते हैं ना, याद रख ही सकते हैं। सो कैल्शियम कार्बोनेट, नेचुरल फाइबर्स, कॉटन, वुल, सिल्क एंड सो ऑन, ये सारे एग्जाम्पल्स हो गए कंबाइंड स्टेट ऑफ कार्बन। अब कुछ प्रॉपर्टीज़ ऑफ कार्बन के बारे में बात करते हैं। एलोट्रॉपिक नेचर ऑफ कार्बन। अब ये एलोट्रॉपिक नेचर क्या होता है? एलोट्रॉपिक नेचर ऑफ कार्बन समझने से पहले हम एलोट्रॉपिक को समझते हैं। भाई एलोट्रॉपी क्या होती है, फिर एलोट्रॉपिक नेचर ऑफ कार्बन अपने आप समझ आ जाएगी। ओके, सो एलोट्रॉपी की अगर हम बात करें तो कुछ ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो कि नेचर में ही मोर देन वन फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। मोर देन वन फॉर्म, ठीक है। ABCD ऐसे बहुत सारे फॉर्म्स होते हैं, तो 1 2 3 4 5 जितने भी फॉर्म्स उनके एग्जिस्ट करते होंगे वो सारे फॉर्म में दिखाई देंगे। द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ दीज डिफरेंट फॉर्म्स आर द सेम। भाई फॉर्म A, फॉर्म B, फॉर्म C, केमिकल प्रॉपर्टीज उन सबके सारी ही सेम होती हैं, बट फिजिकली दे माइट बी डिफरेंट। ओके, फिजिकली अलग अलग दिखेंगे बट केमिकली दे आर दी सेम। सो दिस प्रॉपर्टी इज सेड टू बी एलोट्रॉपी। समझ में आया एलोट्रॉपी? आई रिपीट वंस अगेन। एलोट्रॉपी क्या कहता है कि कुछ ऐसे एलिमेंट्स होते हैं नेचर में जो कि मोर देन वन फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। यस, 1 2 3 4 ऐसे कितने भी नंबर्स के हो सकते हैं। केमिकली उन सारे फॉर्म्स के जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो सेम होते हैं, बट फिजिकली दे लुक
डिफरेंट। इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं एलोट्रॉफी। तो क्या सिर्फ और सिर्फ कार्बन ही ऐसा मेंबर है जिसके पास ये प्रॉपर्टी है? नहीं, ऐसा नहीं, ऐसे दूसरे मेंबर्स भी हैं, जैसे हो गया सल्फर, फॉस्फोरस, ऐसे दूसरे एलिमेंट्स हैं जो लोग ये प्रॉपर्टी इम्पोज करते हैं, ठीक है, एलोट्रॉपी प्रॉपर्टी इम्पोज करते हैं। हम बात कर रहे हैं एलोट्रॉपिक नेचर ऑफ कार्बन की। यस, ऐसा क्यों पॉसिबल है? चाहे कार्बन हो, चाहे सल्फर, चाहे फॉस्फोरस, कोई भी हो, तो यहाँ पे कार्बन की बात कर रहे हैं तो कार्बन को पॉइंट आउट करते हुए समझेंगे। कार्बन इज केपेबल ऑफ फॉर्मिंग मेनी एलोट्रोप्स ड्यू टू इट्स वैलेंसी। फॉस्फर भी ऐसा एक एलिमेंट है जो मल्टीपल वैलेंसीज दिखाता है, इस वजह से वो भी उसके भी बहुत सारे एलोट्रोप्स होते हैं। सो कार्बन के एलोट्रोप्स जैसे डायमंड हो गया और ग्रेफाइट, फुलरीन, ये 3 एलोट्रोप्स हैं कार्बन के। एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन हमने 3 देखे, डायमंड, ग्रेफाइट एंड फुलरीन। तो ये तीनों क्रिस्टलाइन फॉर्म के होते हैं। इन तीनों को हम डिटेल में समझेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं क्रिस्टलाइन फॉर्म क्या होता है। एलोट्रोप ऑफ कार्बन इन क्रिस्टलाइन फॉर्म्स में सबसे पहला पॉइंट ये है कि ये जो क्रिस्टलाइन फॉर्म है ये एक तरह की रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ एटम्स दिखाते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे एक डायग्राम है, आप देख सकते हो सर्कुलर मैनर के कुछ एटम्स हैं एलिमेंट में। तो ये एटम्स, उनकी जो अरेंजमेंट है फिक्स्ड है कि भाई अड़े हुए हैं, मेरी जगह से मैं नहीं हिलूंगा, ऐसे। एंड दे आर डेफिनाइट, ठीक है, रेगुलर है एंड डेफिनाइट अरेंजमेंट ऑफ एटम्स होता है क्रिस्टलाइन फॉर्म में। क्योंकि अड़े हुए हैं, अपनी जगह से हिलते ही नहीं हैं, तो इनको हिलाना बहुत मुश्किल है, तो हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी लगानी पड़ेगी। एंड इसी वजह से इनकी जो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट है वो भी काफ़ी ज़्यादा है। ऑलराइट, अब थर्ड पॉइंट की अगर हम बात करें, हमने सबसे पहला पॉइंट ये देखा कि क्रिस्टलाइन फॉर्म के एक रेगुलर एंड डेफिनाइट अरेंजमेंट ऑफ एटम्स होती है। अब क्योंकि एक रेगुलर एंड डेफिनाइट अरेंजमेंट ऑफ एटम्स है, तो हम कह सकते हैं कि ये एक तरह के डेफिनाइट ज्योमेट्रिकल शेप्स दिखाता है। यस, शार्प एजेस होते हैं, यस, एंड साथ ही साथ एक प्लेन सरफेस भी होता है। अगर आप इनको हाथ लगाओ तो इनके सरफेसेस प्लेन होंगे, सॉफ्ट होंगे, ओके, स्मूथ होंगे, रफ नहीं होगा। तो प्लेन सरफेसेस, शार्प एजेस एंड डेफिनाइट ज्योमेट्रिकल शेप दिखाते हैं क्रिस्टलाइन फॉर्म एलिमेंट्स। अब क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ कार्बन 3 हैं, डायमंड, ग्रेफाइट एंड फुलरीन। तो हम इन तीनों को बारी बारी देखेंगे इन डिटेल। तो सबसे पहला अगर हम डायमंड की बात करें तो डायमंड मिलता कहाँ है? यस, ताकि डाका डाल सके, नो वरीज। डायमंड इज मेनली फाउंड इन इंडियन रीजन्स, जैसे गोलकोंडा जो कि कर्नाटका में है, पन्ना जो कि मध्य प्रदेश में है, एंड इट इज़ ऑल्सो फाउंड इन साउथ अफ्रीका, ब्राज़ील, बेल्जियम, रशिया एंड अमेरिका, है ना। अमेरिकन स्टोन्स वगैरह सुना होगा कभी, मम्मी के साथ कहीं ज्वेलरी शॉप वगैरह में गए होगे तो। यस, सो अमेरिकन डायमंड्स हम कहते हैं उसे। अब स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो स्ट्रक्चर कैसा होता है ना। एलोट्रोप्स देखा है हमने, एलोट्रोप्स क्या कहता है कि स्ट्रक्चर उनका अलग अलग होता है। स्ट्रक्चर अगर हम देखें डायमंड की, तो डायमंड में जो कार्बन है, यस, कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? 4। अब क्योंकि कार्बन की वैलेंसी है 4, तो वो 4 अलग अलग कार्बन से अटैच्ड है इन 4 डिफरेंट डायरेक्शंस। अब क्योंकि ये 4 डिफरेंट डायरेक्शंस में 4 कार्बन से अटैच्ड है थ्रू कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है? शेयर कर रहा है, ओके। कोवैलेंट बॉन्ड के बारे में आई विल गिव यू मोर आइडिया लेटर ऑन। तो कोवैलेंट बॉन्ड यानी शेयर कर रहा है। एक कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन्स थे आउटरमोस्ट शेल में, दूसरे के पास 4, तो इन दोनों ने आपस में 4 शेयर कर लिए, तो इसके 8 और इसके 8, ठीक है। तू मेरा वाला शेयर कर, मैं तेरा वाला शेयर कर रहा हूँ। ऐसे करते करते 4 कार्बन एलिमेंट्स अटैच हो जाते हैं एक सिंगल कार्बन से। तो थोड़ा सा बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने एक दूसरा स्ट्रक्चर लिया हुआ है। यू कैन सी हियर, जो कार्बन है सबसे टॉप मोस्ट पे, आप देख सकते हो 4 अलग अलग कार्बन से कनेक्टेड है। ये क्योंकि एक 2D फॉर्म है, तो द 4th कार्बन इज नॉट अटैच्ड टू समवन, ठीक है, टू दी अदर कार्बन्स। अब ये जो स्ट्रक्चर बनाएगा, क्योंकि एक सिंगल कार्बन 4 से अटैच्ड है, तो ये एक तरह का 3D स्ट्रक्चर बना रहा है। ये एक तरह का 3D स्ट्रक्चर बना रहा है और ये काफ़ी हार्ड होता है, इसीलिए तो डायमंड्स भी काफ़ी हार्ड होते हैं ना। यस, समझ में आया स्टूडेंट्स? एक कार्बन 4 डिफरेंट कार्बन से अटैच्ड है इन 4 डिफरेंट डायरेक्शंस, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर जैसा। अब 4 डिफरेंट डायरेक्शंस में अटैच्ड है, तो फिर वापस
वो 4 कार्बन्स कहीं किसी और 4 कार्बन से अटैच्ड होंगे एंड इसी तरह बनता है 3D मॉडल और इसी की वजह से डायमंड्स हार्ड होते हैं। तो उसकी प्रॉपर्टी में सबसे पहला पॉइंट ये आ जाता है, इट इज़ द हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस, है ना, हार्डेस्ट नेचुरल। जब ये नेचर में मिला हमें डायमंड तब से ही हार्ड है। इसकी डेंसिटी जो है वो 3.5 ग्राम्स पर क्यूबिक मीटर है। डायमंड डज नॉट डिजॉल्व इन एनी सॉल्वेंट्स। इसका तो बेस्ट एग्जाम्पल बॉलीवुड हॉलीवुड मूवीज में देखा होगा। यस, तो डायमंड्स वगैरह कभी डिजॉल्व नहीं होते। डायमंड इज अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। यस स्टूडेंट्स, व्हाई सो? बिकॉज इसमें कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता। अब फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता मतलब, सी स्टूडेंट्स, हर एक कार्बन 4 अलग अलग कार्बन से अटैच्ड है, यानी कि 4 वैलेंसीज वो पूरी कर रहा है। तो यहाँ पे कोई ऐसा इलेक्ट्रॉन है जो फ्री है और जो घूम रहा है? नहीं, ऐसा कोई नहीं है। एंड इसी की वजह से डायमंड इज अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब क्योंकि ये 3D फॉर्म में है, काफ़ी हार्ड है, तो इसकी जो मेल्टिंग पॉइंट है वो भी काफ़ी ज़्यादा है, दैट इज़ 3500 डिग्री सेल्सियस। समझ में आ गया स्टूडेंट्स प्रॉपर्टीज़। अब बात करते हैं यूसेजेस की। यूसेजेस में सबसे पहला यूसेजेस आ जाता है ज्वेलरीज। यस, ईयररिंग्स, रिंग्स, नेकलेसेस एंड सो ऑन। तो ये हो गया मेकिंग ज्वेलरी आइटम्स। सेकेंड इज डायमंड्स आर यूज्ड इन ग्लास कटिंग एंड रॉक ड्रिलिंग। ग्लास कटिंग की अगर हम बात करें तो हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, ग्लास कटिंग के लिए देखा होगा आपने, एक नाइफ होता है और उसके टिप पे एक छोटा सा डायमंड का पीसेस लगा हुआ होता है। डायमंड के पीसेस लगे हुए वाले नाइफ से जब ग्लास पे आप मार्क करते हो तो वो कट जाता है। सिमिलरली रॉक ड्रिलिंग में जो ड्रिल करने वाले बीट्स होते हैं उसमें भी शार्प एजेस के लिए डायमंड्स लगे होते हैं। यस, अब अगर हम बात करें थर्ड पॉइंट की, द डायमंड नाइफ्स आर यूज्ड फॉर आई सर्जरी। स्टूडेंट्स, अभी मैंने आपको कहा कि उसके शार्प एजेस होते हैं। अगर हम अपने आँखों की सर्जरी की बात करें तो आँखों का रेटिना के जो मसल्स हैं वो बहुत ही डेलिकेट होते हैं। तो डायमंड के क्योंकि शार्प एजेस होते हैं वो ईजीली कट हो सकते हैं एंड हीलिंग में भी ईजी होता है। ओके, इस वजह से डायमंड नाइफ्स यूज़ किए जाते हैं। अब एक और चीज़ आ जाता है विंडोज़। यस, विंडोज़ यानी आपके और मेरे घर के विंडोज़ नहीं, ना स्कूल और कॉलेजेस के, कहीं के भी नहीं, बट सैटेलाइट्स के, सॉरी, बट स्पेस के। अब स्पेस के विंडोज़ जो होते हैं उसके साइड्स में डायमंड्स लगाया जाता है। अब एज यू कैन सी, ये जो स्पेस क्राफ्ट बना रहे हैं लोग, ये उसके विंडोज़ के फ्रेम में डायमंड्स बिठा रहे हैं। अब ऐसा क्यों? भाई बहुत सस्ता है इसलिए? नहीं, इट्स नॉट सो। जब हम एक आर्टिफिशियल सैटेलाइट लॉन्च करते हैं और किसी कारणवश हम जब स्पेस में जाते हैं, ओके, थ्रू स्पेस क्राफ्ट, तो उस टाइम पे बहुत सारे सेलेस्टियल बॉडीज़ होते हैं, हेवनली बॉडीज़ होते हैं जो कि रेडिएशंस पास ऑन करते रहते हैं। अब वो रेडिएशंस का हार्मफुल इफेक्ट ना हो इसलिए जो विंडोज़ होते हैं उसमें डायमंड्स स्टड किया जाता है, क्योंकि डायमंड्स की खुद की एक रेडिएशन होती है ना, खुद की एक चमक होती है। यस, तो वो एक दूसरे को नलीफाई करते हुए जाएंगे और कोई दिक्कत नहीं आएगी स्पेस ड्राइवर को। ऑलराइट, तो ये रहे कुछ यूसेजेस ऑफ डायमंड्स। एंड अगर फिर भी कोई इश्यूज है स्टूडेंट्स, यस यू कैन राइट इट अस ऑन द कमेंट सेक्शन एंड आई विल गेट बैक टू यू एज सून एज पॉसिबल। बात करते हैं ग्रेफाइट की। ग्रेफाइट इज नेचुरली फाउंड इन रशिया, न्यूजीलैंड, अमेरिका एंड इंडिया एज वेल। यस, अब इसकी स्ट्रक्चर की बात करें, यस स्ट्रक्चर बहुत ज़रूरी है, हम डायमंड का देख चुके हैं। तो यहाँ पे स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो जिस तरह डायमंड में हर एक कार्बन 4 वैलेंसीज को सेटिस्फाई कर रहा था, उसी तरह ग्रेफाइट में नहीं होता है। ओके, आई एम रिपीटिंग, डायमंड की तरह ग्रेफाइट में 4 वैलेंसीज पूरी नहीं होती कार्बन की। तो क्या होता है, कार्बन की सिर्फ और सिर्फ 3 वैलेंसीज पूरी होती हैं। अगर आप स्ट्रक्चर पे फोकस करें ग्रेफाइट का, यू कैन सी एक हेक्सागोनल स्ट्रक्चर जैसा बन रहा है। यहाँ पे हर एक मार्बल को, हर एक सर्कल को आप एक कार्बन कंसिडर कीजिए और ध्यान से देखिए, हर एक मार्बल, हर एक सर्कल सिर्फ और सिर्फ 3 सर्कल से कनेक्टेड है। ओके, लीडिंग टू अ हेक्सागोनल स्ट्रक्चर। तो 3 से ही कनेक्टेड है, कार्बन की वैलेंसी होती है 4, लेकिन ये कनेक्टेड है सिर्फ और सिर्फ 3 से। मतलब कहीं ना कहीं एक अभी तक बैलेंस नहीं हुआ है, अभी तक किसी से जुड़ा नहीं है। यस, अब क्योंकि ये किसी से जुड़ा नहीं है, ओके, 3 वाले ही कनेक्शंस हुए हैं, ये एक बनाता है हेक्सागोनल लेयर्ड स्ट्रक्चर।
अब ये जो हेक्सागोनल लेयर्ड स्ट्रक्चर है, आपको दिखेगा एक एक लेयर बनता जा रहा है। हेक्सागोनल शेप में आप देख रहे हो, सबसे ऊपर पहले एक लेयर है 5 हेक्सागन्स का, नीचे 4 हेक्सागन्स हैं, ओके, नीचे 4 हेक्सागन्स है, वो एक दूसरा लेयर, फिर से एक और लेयर बनेगा कुछ हेक्सागन्स का, फिर से तीसरा कुछ लेयर, चौथा लेयर, पांचवा लेयर, ऐसे वो लेयर्ड मैनर में ग्रेफाइट होता है। अब जब आप पेंसिल आई फॉरगॉट टू टेल यू, यस, पेंसिल में होता है ग्रेफाइट, यस, जो हम पेंसिल की लेड देखते हैं ना ब्लैक कलर की, वो होता है ग्रेफाइट। स्टूडेंट्स, आपने कभी देखा होगा, वो लिखते वक्त पेंसिल से जब हम लिखते हैं तो पेंसिल की जो पॉइंट है वो घिसते जाती है, यस, क्योंकि लेयर से बना हुआ होता है। एक लेयर घिस गया, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर धीरे धीरे क्या हो जाता है, उसका जो पॉइंट है वो ब्लंट होता है ना, यस, मोटा हो गया, शार्प करते तो बहुत ही पॉइंटेड होता है, फिर बाद में धीरे लिखते ब्लंट हो जाता है, फिर से हम उसको शार्प करते हैं, पॉइंटेड बनाते हैं, यस। तो यहाँ पे ग्रेफाइट क्रिस्टल इज मेड अप ऑफ मेनी शीट्स और लेयर्स ऑफ कार्बन एटम्स, यस, कार्बन एटम्स हैं ये सारे, सर्कुलर बॉल्स क्या हैं, कार्बन एटम्स। So these layers they slip over each other on applying pressure. ये जो layers हैं स्टूडेंट्स, ये एक दूसरे पे स्लिप होते जाते हैं। जैसे मैंने पेंसिल का कहा ना, एक लेयर, हम क्या करते हैं, जब तक प्रेशर अप्लाई नहीं करते, लिखते नहीं, तब तक लेयर्स घिसते थोड़ी हैं। अपने ऐसे ही रख दिया, 10 दिन हो गए, पेंसिल को हाथ भी नहीं लगा, फिर भी घिसते जा रहे हैं पॉइंट, उसका जो पॉइंट है लेड वो घिसते जा रहा है। ऐसा होता है कभी? नहीं होता ना, यस। सो जैसे ही हम उस पर थोड़ा सा प्रेशर अप्लाई करते हैं, लेयर क्या हो जाता है, स्लिप हो जाता है। अब इसमें जो लेयर्स होते हैं, हर एक लेयर को हम कहते हैं ग्राफीन, हर एक लेयर को हम कहते हैं ग्राफीन इन ग्राफाइट। समझ में आया ग्राफाइट का एग्जिस्टेंस और उसकी स्ट्रक्चर। अब इसकी भी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, यस, प्रॉपर्टीज़ हैं। सबसे पहला तो ये है कि ये नेचुरली दिखता है कैसा है, ब्लैक, यस। पेंसिल की लेड ही देख लीजिए, ब्लैक होता है, सॉफ्ट होता है, ज़्यादा प्रेशर लगाओ टूट जाता है, ब्रिटल होता है, स्लिपरी भी होता है, यस। अब सेकेंड पॉइंट इट सेज दैट कि इस ग्राफाइट के हर एक लेयर में एक फ्री का इलेक्ट्रॉन होता है, जो कि उस लेयर में कंटिन्यूसली घूमता रहता है, एंड यही कारण है कि दिस इज सेड टू बी अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, इलेक्ट्रॉन फ्रीली घूम रहा है उस लेयर में, तो दैट मीन्स ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है। ओके, नाउ ड्यू टू द लेयर्ड स्ट्रक्चर ग्राफाइट कैन बी यूज्ड फॉर राइटिंग ऑन पेपर। ये हम देख चुके हैं, क्योंकि ये लेयर्ड स्ट्रक्चर है तो हम लिखते जाते हैं, घिसता जाता है, लिखते जाते हैं, घिसता जाता है। ओके, सो ग्राफाइट डज नॉट डिजॉल्व इन मोस्ट सॉल्वेंट्स। ग्राफाइट किसी भी सॉल्वेंट्स में, ज़्यादातर सॉल्वेंट्स में डिजॉल्व नहीं होता। तो उसके यूसेजेस क्या क्या हैं और द प्रॉपर्टीज़ हो गए। यूसेजेस में सबसे पहला है मेकिंग लुब्रिकेंट्स। यस, बड़ी बड़ी मशीनें होती हैं स्टूडेंट्स, तो मशीन्स कैसे बने होते हैं, आयरन के पार्ट्स के बने होते हैं। यस, अब ये मशीन्स जो है एक दूसरे के कांटेक्ट में आएंगे पार्ट्स, तो फ्रिक्शन हो सकता है, इसलिए हम लुब्रिकेंट्स लगाते हैं उनमें। यस, तो लुब्रिकेंट्स के लिए यूज़ होता है। नेक्स्ट पेंसिल्स में यूज़ होता है फॉर राइटिंग, पेंट एंड पॉलिशेस में यूज़ होता है। मेकिंग कार्बन इलेक्ट्रोड्स। यस, इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस हमने देखा हुआ है, वहाँ पे 2 इलेक्ट्रोड्स होते हैं, एनोड एंड कैथोड, है ना। कैथोड एनोड क्या होता है, ग्राफाइट रॉड्स होते हैं, जैसे हम इलेक्ट्रोड्स कहते हैं, वहाँ पे हम यूज़ करते हैं। इवन जो बैटरी होती है ना, उसमें भी एक ग्राफाइट रॉड होता है। गॉट इट। फिफ्थ, आर्क लैम्प्स। यस, आर्क लैम्प्स विच गिव्स अस ब्राइट लाइट। यस, पहले के ज़माने में हम ज़्यादातर यूज़ किया करते थे, तभी आप लोग बहुत छोटे रहोगे, अब लोगों ने शायद ही देखा होगा, बट दादा दादी को पूछेगा, ये आर्क लैम्प्स उन्होंने काफ़ी देखा होगा, यूज़ भी किया होगा, इवन योर पेरेंट्स एज वेल। बट आज के डेट में ज़्यादातर ये डेकोरेटिव पर्पसेस के लिए यूज़ होता है, बहुत ही ब्राइट लाइट होता है इसका। ओके, सो ग्राफाइट का हमने यूसेजेस देख लिया। अब हम बात करते हैं द थर्ड क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ एलोट्रोप ऑफ कार्बन, दैट इज़ फुलरीन। अब फुलरीन क्या है? फुलरीन एक्चुअली एक एलोट्रोप है, ये मैं बता चुकी हूँ, जो कि रेयरली मिलता है इन नेचर। ये रहा फुलरीन का स्ट्रक्चर। अब फुलरीन का सबसे पहला एग्जाम्पल है बकमिंस्टर फुलरीन। ये बना है C60 कार्बन से। बकमिंस्टर फुलरीन बना है 60 कार्बन से, यानी कार्बन 1 2 3 4 अगर गिनते बैठे तो 60 कार्बन से बना हुआ है। अब इसका नाम ऐसा क्यों है बकमिंस्टर फुलरीन? ये जो है उसके फाउंडर के बेसिस पे नाम दिया गया है। ओके, रिचर्ड
बकमिंस्टर फुलेरीन। अब सिर्फ और सिर्फ C60 फुलेरीन ही है नहीं, ऐसे काफ़ी सारे हैं, जैसे C60, C70, C76, C82 and C86 are other examples of फुलेरीन। अगर आप फुलेरीन स्ट्रक्चर को ध्यान से देखें स्टूडेंट्स, तो इसके सेंटर पे फोकस करिए। सेंटर पे एक पेंटागोनल जैसा स्ट्रक्चर है, 5 कार्बन से बना हुआ एक पेंटागोनल स्ट्रक्चर। और फिर उसके आसपास अगर हम फोकस करेंगे तो 6 कार्बन से बने हुए हेक्सागोनल स्ट्रक्चर्स दिखेंगे। यानी अगर आपने कभी फुटबॉल देखा होगा ध्यान से, है ना, ब्लैक एंड व्हाइट कलर का फुटबॉल, यस, तो फुटबॉल में बीच में आप देखोगे एक पेंटागन जैसा स्ट्रक्चर बना हुआ होता है और फिर वाइट कलर का हेक्सागोनल स्ट्रक्चर्स बना हुआ होता है। फ्रंट और बैक, फुटबॉल लीजिए, फ्रंट और बैक, पेंटागन जहाँ पे होगा उसे फ्रंट पे, एग्जैक्टली उसके पीछे अगर आप देखोगे तो उसके पीछे भी आपको पेंटागोनल स्ट्रक्चर ही दिखेगा। ओके, यानी फ्रंट साइड एंड बैक साइड 2 पेंटागोनल स्ट्रक्चर्स होते हैं और बीच में जितने भी स्ट्रक्चर्स होंगे, जितने भी कार्बन्स होंगे, वो सारे के सारे हेक्सागोनल मैनर में अरेंज्ड होंगे। गॉट इट? सिर्फ फ्रंट एंड बैक के सेंटर्स में पेंटागोनल अरेंजमेंट ऑफ कार्बन एलिमेंट्स एंड पूरे फुलेरीन स्ट्रक्चर में आप देखोगे हेक्सागोनल अरेंजमेंट्स होंगे। ध्यान से देखिएगा नेक्स्ट टाइम, जब भी कभी भी फुटबॉल देखोगे ना, तो नेक्स्ट टाइम से आपको याद आएगा कि मैम ने ऐसे कहा था। सो फुलेरीन की प्रॉपर्टीज, यस, फुलेरीन का प्रॉपर्टी में सबसे पहला आता है कि जो मॉलिक्यूल्स ऑफ फुलेरीन है ना, दे आर फाउंड इन द फॉर्म ऑफ बकी बॉल्स, या तो बॉल्स के फॉर्म में होते हैं या तो ट्यूब्स के फॉर्म में होते हैं, बॉल्स एंड ट्यूब्स। देयर आर 30 to 900 कार्बन एटम्स इन 1 मॉलिक्यूल्स ऑफ अ फुलेरीन। 30 से लेकर 900 तक के एलिमेंट्स, कार्बन एटम्स होते हैं एक फुलेरीन में। They are soluble in organic solvents such as carbon disulfide, chlorobenzene. Okay, carbon disulfide and chlorobenzene जैसे organic solvents में फुलेरीन soluble है। अब उसके कुछ usages देख लेते हैं। सबसे पहला तो it is used as an insulator. Second is it is used as a catalyst for water purification. Students, आपने देखा होगा टीवी में ऐसे बहुत सारे एड्स आते हैं, कॉस्मेटिक इंडस्ट्रीज के एड्स आते हैं, जैसे कि एक गंदा ग्लास पानी है ना, कुछ डर्टी वाटर है एक ग्लास में, और उसमें हमने एक कार्बन का बॉल डाल दिया तो सारा कचरा वो सोख लेता है और पानी प्यूरिफाई हो जाता है। यस, तो वैसा ही कुछ काम होता है फुलेरीन का भी, ओके, फॉर वाटर प्यूरिफिकेशन। एट सर्टेन टेम्परेचर फुलेरीन एग्जिबिट्स सुपर कंडक्टिविटी। सुपर कंडक्टिविटी की तरह भी काम करता है एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर। तो फुलेरीन के यूसेजेस एंड प्रॉपर्टीज हमने देख ली स्टूडेंट्स। तो क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ कार्बन हमने कवर अप कर ली। अब अगर हम बात करें नॉन क्रिस्टलाइन या फिर अमॉर्फस फॉर्म ऑफ कार्बन, तो सबसे पहला तो ये है कि ये जो नॉन क्रिस्टलाइन फॉर्म होते हैं, इनकी जो एटम्स की अरेंजमेंट्स होती है वो काफ़ी इर्रेगुलर होता है। ओके, इर्रेगुलर यानी कैसे भी अरेंज्ड है। इसके एग्जाम्पल्स हैं कोल, कोक आर द नॉन क्रिस्टलाइन फॉर्म्स ऑफ कार्बन। अब कोल एंड कोक ये सारे एग्जाम्पल्स हो गए। नॉन क्रिस्टलाइन या फिर अमॉर्फस फॉर्म ऑफ कार्बन में सबसे पहला हम देखेंगे कोल। कोल, कोक एग्जाम्पल्स हमने देखे थे, तो कोल को डिटेल में देखते हैं। द फर्स्ट इज इट इज़ अ फॉसिल फ्यूल। यस, इट्स अ फॉसिल फ्यूल। इट कंटेन्स कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन होता है। फॉसिल फ्यूल यानी क्या, कई सालों से ज़मीन में गड़ा हुआ है और उसके बाद बना। यस, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के साथ साथ इसके पास होते हैं नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड सल्फर। इतना तो है ही, ये 6 एलिमेंट्स तो है ही, बट साथ ही साथ ये एग्जिस्ट करता है इन सॉलिड स्टेट। और इसके भी कुछ 4 टाइप्स हैं। अब वो क्या है? सबसे पहला है पिट। ओके, पिट, मराठी वाला पिट नहीं, दिस इज इंग्लिश वाला पिट। ओके, PEAT। दिस फॉर्मेशन ऑफ पिट इज द फर्स्ट स्टेप इन द फॉर्मेशन ऑफ कोल। जब एक कोल बनना होता है तो सबसे पहला स्टेप ये होता है कि पिट। अलग अलग स्टेप्स हैं, 4 स्टेप्स हैं। 4 स्टेप्स में हम 4 अलग अलग टाइप्स ऑफ कोल्स देखेंगे। इनके यूसेजेस भी अलग अलग होते हैं। अब पिट जो है सबसे पहला स्टेप हो गया ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कोल। अब इसमें होता क्या है? इट कंटेन्स अ हाई प्रोपोर्शन ऑफ वाटर। बहुत ज़्यादा अमाउंट में इसमें वाटर होता है एंड लेस देन 60% ऑफ कार्बन होता है। ओके, ज़्यादा पानी और कम कार्बन होता है। अब क्योंकि ज़्यादा पानी है तो ये ज़्यादा हीट ऑब्टेन करेगा क्या? नहीं,
गॉट इट? क्योंकि इसमें ज़्यादा पानी है, कार्बन कम है, तो ये हीट को सपोर्ट नहीं करता। ओके, सो हम जहाँ पे हमें कम हीट की ज़रूरत होगी हम पिट वाला कोल यूज़ कर सकते हैं। सेकेंड इज लिग्नाइट। लिग्नाइट कहता है कि पिट से ट्रांसफ़र होता है सेकेंड स्टेज दैट इज़ लिग्नाइट पे। अब लिग्नाइट जो है कैसे बनता है? अगर हम ज़्यादा प्रेशर और ज़्यादा टेम्परेचर दें, अब वो कहाँ अवेलेबल हो सकता है? विद इन दी अर्थ। ओके, मदर अर्थ के वूम में यानी मदर अर्थ के क्रस्ट में ज़्यादा हीट और ज़्यादा प्रेशर अवेलेबल होने पे पिट बन जाता है लिग्नाइट। अब लिग्नाइट की जो कॉन्सेंट्रेशन है ऑफ कार्बन वो कितनी है? इट कंटेन्स 60 to 70% ऑफ कार्बन। लिग्नाइट कंटेन्स 60 to 70% ऑफ कार्बन। तो थर्ड वन आ जाता है बाइटुमिनस कोल। अब बाइटुमिनस कोल जो है ये लिग्नाइट के बाद थर्ड स्टेप है। थर्ड यहाँ पे बाइटुमिनस कोल कंटेन्स 70 to 90% ऑफ कार्बन, यानी काफ़ी ज़्यादा अमाउंट हो गया पिट से, और एज़ कम्पेयर टू लिग्नाइट काफ़ी ज़्यादा ही है। बट अगर मुझे प्योर फॉर्म ऑफ कोल चाहिए तो हम बात करते हैं एंथ्रेसाइट, द फोर्थ वन। एंथ्रेसाइट सेज कि इट गिव्स अस pure form of coal and its constituents is almost 95% of carbon. 95% of carbon hold करता है और ये कोल हार्ड भी होता है। yes. बाकी सब कैसे हैं कि कम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कार्बन है तो थोड़े से सॉफ्ट हो जाते हैं, टूट सकते हैं, बट ये काफ़ी हार्ड होता है एंथ्रेसाइट। अब अगर हम बात करें सेकेंड एग्जाम्पल ऑफ नॉन क्रिस्टलाइन या फिर अमॉर्फस फॉर्म ऑफ कार्बन की, दैट इज चारकोल, है ना? देखा होगा ना कोयला वगैरह, चारकोल। अब चारकोल क्या होता है? कोयला और चारकोल में यानी कोल और चारकोल में ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं है, बट डिफरेंस है। ओके, सबसे पहला ये है कि चारकोल जो है वो एनिमल एंड प्लांट से बना है। एनिमल्स एंड प्लांट से मतलब एनिमल्स जो मर जाते हैं, है ना, उनके डेड बॉडीज एंड बरोज, हॉर्न्स वगैरह, ये सारे क्या हो जाते हैं? मिट्टी में दब जाते हैं। तो कई सालों तक दबे रहने तक, है ना, प्रेशर, हीट, टेम्परेचर सब झेलते झेलते ये बन जाता है चारकोल। प्लांट्स के साथ भी वही होता है। प्लांट्स का अगर लकड़ी वगैरह है, उनकी स्ट्रॉज वगैरह, ये सब हमने क्या किया, उसे इनसफिशिएंट सप्लाई ऑफ एयर में जला दिया, अभी वो डिकम्पोज होने लगा, तभी भी वो बनता है चारकोल। अब चारकोल का फॉर्मेशन समझ में आया स्टूडेंट्स, उसके यूसेजेस क्या क्या है? सबसे पहला तो यूसेजेस फैक्ट्रीज में होते हैं और घरों में होते हैं, चूल्हा वगैरह जलाने के लिए, है ना, चूल्ही वगैरह ऐसा ही ना। यस, सो फ्यूल्स इन फैक्ट्रीज एंड होम्स। थर्मल पावर प्लांट फॉर जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। यस, चारकोल पावर प्लांट, थर्मल पावर प्लांट्स में यूज होता है फॉर जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बिजली उत्पन्न के लिए। थर्ड वन, प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर एंड ऑर्गेनिक मटेरियल। यस, चारकोल प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर के लिए भी यूज़ होता है, एंड जैसे मैंने कहा कि ये कॉस्मेटिक इंडस्ट्रीज में बहुत ही अच्छा काम करता है, तो ऑर्गेनिक मटेरियल्स के लिए भी इसका यूसेजेस होता है। लास्ट वन इज टू ऑब्टेन कोक, कोल गैस एंड टार। कोक, कोल गैस एंड टार, ये तीनों अलग अलग है। पेप्सी पीने वाला कोक नहीं, है ना, कोका कोला वगैरह, ये दूसरा है फ्यूल टाइप। कोक, कोल गैस एंड कोल टार। द लास्ट वन इज कोक। यस, अभी मैंने कहा पेप्सी कोका कोला वाला कोक नहीं, तो ये कोक जो है स्टूडेंट्स, ये एक तरह का प्योर कोल है। प्योर कोल दैट रिमेन्स व्हेन कोल गैस हैज बीन टेकन अवे फ्रॉम कोल। ध्यान दीजिए, कोक क्या है? ओके, बहुत कंफ्यूजन क्रिएट कर देते हैं बच्चे पेपर में, एंड मैंने करेक्शंस किए हुए हैं एंड आई नो वेरी वेल। सो कोक क्या होता है स्टूडेंट्स? एक प्योर फॉर्म ऑफ कोल है जो बच जाता है। कब? जब कोल में से हम कोल गैस निकाल देते हैं, ठीक है, तो लास्ट में जो बचा हम उसे कहेंगे कोक। ऑलराइट, अब कोक के यूसेजेस क्या क्या हैं? डोमेस्टिक फ्यूल के लिए यूज़ होता है, एज अ रिड्यूसिंग एजेंट यूज़ होता है, प्रोडक्शन ऑफ एरियोफॉर्म फ्यूल सच एज वाटर गैस। यस, वाटर गैस के लिए यूज़ होता है, प्रोड्यूसर गैसेस के लिए। अब वाटर गैस किससे बना है? कॉम्बिनेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन, एंड प्रोड्यूसर गैस बना है कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन प्लस नाइट्रोजन प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। इन तीनों के चारों के कॉम्बिनेशन से बना है प्रोड्यूसर गैस। सो स्टूडेंट, समझ में आ गया आपको क्रिस्टलाइन एंड नॉन क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ
एलोट्रॉफिक फॉर्म ऑफ कार्बन्स. यस, सो होप सो स्टूडेंट्स आपको आज का ये सेशन समझ में आया हो. एंड अगर कोई भी डाउट्स है तो आई एम टेलिंग यू अगेन एंड अगेन कि आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए एंड आई विल गेट बैक टू यू. आई विल रीड योर कमेंट्स. तो स्टूडेंट्स अगर आपको आज का ये सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा एंड आपके बाकी फ्रेंड्स के साथ आप शेयर करिएगा एंड सब्सक्रिप्शन तो ज़रूर करिएगा फॉर द नोटिफिकेशंस ऑफ मोर अपकमिंग वीडियोस. So thank you so much students for being with us. Thank you.